स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसमें आज हम शुरू कर रहे हैं टेक्सोनोमी। बीएससी पार्ट फर्स्ट का ये पहला चैप्टर है। सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर इसकी पहली बुक है नॉन कोर डेटा सेल बायोलॉजी, जिसमें ये फर्स्ट चैप्टर है टेक्सोनोमी का। वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं और हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं बायोलॉजी की, तो उसमें भी एक शुरू में यही चैप्टर आता है। बायोलॉजी की शुरुआत इसी से होती है। तो हम शुरू कर रहे हैं टेक्सोनोमी से। सबसे पहले प्रश्न यही आता है कि टेक्सोनोमी क्या होती है, व्हाट इज़ द टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी इस प्रकार आप हिंदी में इसको वर्गीकी कहते हैं कि वर्गीकरण। जैसे कि हम देखते हैं कि पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु हैं। सभी जीव जंतुओं को अलग अलग करके पढ़ना इम्पॉसिबल है। हम अलग अलग जंतुओं को अलग अलग प्रकार से नहीं पढ़ सकते हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि इनको एक क्रमबद्ध तरीके से एक क्लासीफाई किया जाए जिससे पढ़ने में आसानी हो। तो उन्होंने इन जंतुओं का वर्गीकरण किया। तो इस वर्गीकरण को अपन टेक्सोनोमी के नाम के रूप में जानते हैं। और इसमें आपको जो पीडीएफ दिख रहा है, ये इस पीडीएफ में टेक्सोनोमी के छोटे छोटे नोट्सों के रूप में इसमें लिखा गया है, जिसमें आपको पढ़ने में आसानी होगी। मैंने इसमें कुछ छोड़ा नहीं है, पीछे कुछ भी नहीं रखा है, सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लिया है इसमें, लेकिन छोटे छोटे रूप में लिखा है जिससे आपको भी समझ में आसानी से आ जाएगा। और इसके अंदर मैंने टेक्सोनोमी में शुरुआत की है इसकी हिस्ट्री से कि टेक्सोनोमी की हिस्ट्री क्या रही होगी। इसमें हम देखते हैं कि जो बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी के जनक की बात करते हैं कि सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बायोलॉजी पे रिसर्च की थी, सबसे पहले किस वैज्ञानिक का ध्यान बायोलॉजी पे आया था। तो इस प्रकार से अपन इसके अंदर देखते हैं कि जंतु विज्ञान का जनक अपन अरस्तु को मानते हैं, जो कि एक ग्रीक दार्शनिक था। उन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी पे ध्यान दिया था और इसलिए अपन उनको जंतु विज्ञान का जनक भी कहते हैं। और उन्होंने जो रिसर्च की, उन्होंने वो अपनी किस पुस्तक में उन्होंने लिखी, तो मैंने इसमें पुस्तक का नाम भी इंक्लूड किया है। हिस्टोरिया एनिमेलियम इनकी बुक थी, जिसमें उन्होंने बायोलॉजी पे किए गए अध्ययन का विवरण हिस्टोरिया एनिमेलियम में लिखा था। और इन्होंने एक काम और किया था, इन्होंने जो जंतु थे उनको रेड ब्लड की उपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा था कि जिन जंतुओं का रंग लाल है, जिनके रक्त का रंग लाल है, उनको एनेमा के अंदर बांटा गया था, सॉरी इनेमा के अंदर। और जिन जंतुओं का रंग लाल नहीं है उनको एनेमा। एनेमा की अगर आप स्पेलिंग लिखो तो उसके अंदर सबसे पहले ए आता है। ए मतलब ए का अर्थ होता है एब्सेंट, जिसके अंदर लाल रंग की अनुपस्थिति हो उसको हम एनेमा कहेंगे। ये देखिए आप, इसमें दूसरा इनेमा लिखा हुआ है। इसमें लाल रक्त अनुपस्थित, जिसके अंदर स्पंज, निडेरिया, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, इकोनोडर्मेटा आते हैं। और अपन इनेमा की बात करें तो सिर्फ अपन कशेरुकी कोर्डेट्स, जिसके अंदर कोर्डेट्स के अंदर अपन होमोसेपियन, ह्यूमंस, मनुष्य, कुत्ते, बकरी, ये सब जो कोर्डेटा के अंदर अपन को दिखते हैं, हम अपनी आंखों के सामने जो अपने वातावरण के अंदर रहते हैं, वो कोर्डेटा के अंदर आते हैं। और वो इनेमा, जिनका रक्त लाल होता है। अब हम आगे बात करते हैं, ये तो थी पहले प्राचीन बात। अब आती है आधुनिक वर्गीकरण के विधान कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन किसने किया, जिसमें नाम आता है कैरोलस लीनियस, जिसका पहले का जो नाम था वो कोल्ड वॉन लीने था। ये आप देख सकते हो, कोल्ड वॉन लीने, जिसको अभी कैरोलस लीनियस के नाम से जाना जाता है। इसकी भी एक पुस्तक थी जिसका नाम मैंने मेंशन किया है, सिस्टेमा नेचुरी इसकी बुक थी। कभी कभी कंपटीशन के एग्जाम में पूछ भी लेते हैं, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और अब आता है कि जो अपन फाइलम की बात करते हैं, जैसे कि अपन प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, प्लेटीहेलम, तीजिनिडेरिया, कोर्डेटा, नॉन कोर्डेटा, ये अपन जो चीज़ें पढ़ते हैं, जिसमें संघ नाम की जो उत्पत्ति थी वो किसने सबसे पहले प्रयोग की थी। सबसे पहले संघ शब्द का प्रयोग जॉर्ज लियोपोल्ड क्यूवियर ने किया था। ये एक कंपटीशन के लिए क्वेश्चन अच्छा है, आप इनको याद कर सकते हो। और ये बुक में भी दिया गया है, जो मैंने छोटे छोटे अक्षरों में लिख दिया है, आप इनको विस्तार से भी लिख सकते हो। तो अपन जल्दी जल्दी चलते हैं। अब आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये अपन अभी आगे सेकंड चैप्टर में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें इसमें बताया गया है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। जिसमें वी टेकर ने पंच जगत संकल्पना की खोज की थी, या फिर जिन्होंने अवधारणा दी। वी टेकर ने 1961 में पंचजगत संकल्पना दी थी। और 6th किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल वूस ने दिया था, ये भी आप याद रखना। अब आते हैं वर्गीकरण के पद कि जो क्लासिफिकेशन के जो स्टेप होते हैं, किस प्रकार सबसे पहले ऊपर क्या आएगा, उसके बाद इस तरीके से अपन क्रमबद्ध जो अध्ययन करेंगे क्लासिफिकेशन का, उसके अंदर इसके जो पद है वो आपको आने चाहिए, याद होने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। सबसे पहले आता है फाइलम, फिर आती है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इस तरीके से आपको अपन लिखते हैं संघ, अपन पढ़ते हैं संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, अपन ये चीज़ें पढ़ते हैं। हिंदी में इनको इस प्रकार से कहा जाता है। जैसे कि आगे की जो स्टेप के अंदर
मैंने मनुष्य का जो पूरा क्लासिफिकेशन है वो पूरा किया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हो। जैसे कि देखो, जगत, उपजगत, शाखा, कोटि, विभाग, संघ, उपसंघ, ये चीज़ें इसके अंदर मैंने पूरी मेंशन की है। पूरा मनुष्य का जो क्लासिफिकेशन है वो मैंने पूरा इसमें लिखा है। इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि मनुष्य को क्यों इसमें एनिमेलिया में रखा गया, मेटाजोआ, यूमेटाजोआ, ड्यूटेरोस्टोमी में इनमें क्यों रखा गया है, ये भी अपन आगे पढ़ेंगे। बहुत इजी स्टेप में आपको ये चीज़ें आसानी से याद हो जाएगी। आप क्लासिफिकेशन कभी भी नहीं भूलोगे। आपको एकदम आसानी से आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। तो अपन अब आगे चलते हैं नामकरण की ओर, कि नामकरण किस प्रकार किया गया। जैसे कि आप जब पैदा हुए थे, अपन सब पैदा हुए थे, तब पंडित जी आए थे। पंडित जी ने अपना एक नाम रखा था, जिससे जो अपने आसपास के लोग हैं वो अपने उस नाम से अपन को जान सके। उसी प्रकार जो जीव जंतु हैं उनका भी एक नामकरण होता है, जो कि पूरे विश्व में उनको उस एक पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है। जैसे कि अपन देखते हैं कि अपने कौवा है, मारवाड़ी भाषा में या फिर राजस्थानी में उसको कागला भी कहते हैं, आप सबको पता है। जैसे महाराष्ट्र, तमिल, इधर नॉर्थ की साइड में, ईस्ट साइड में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। वैसे एक पर्टिकुलर नाम उसको कौवा दिया गया है, जिससे अपन भारत में उसको जान सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि किसी भी जंतु का वैज्ञानिक नाम इसीलिए आवश्यक है क्योंकि साधारण नाम प्रत्येक देश एवं भाषा में अलग अलग होता है। जैसे कि अपन जानते हैं कि घर में बहुत सारे बच्चों को, किसी को गुड्डू कहते हैं, किसी को कोई लड़का होता है गांव वाले उसको कालिया कह देते हैं, कालिया। लेकिन स्कूल के अंदर आप पर्टिकुलर नाम लिखाते हो उसका। जैसे कि कालू राम लिखा दिया, घर में कालिया कहे तो चलेगा, लेकिन स्कूल में आप उसका वो नाम कालू राम लिखाते हो, जिससे वो एक सब जितने भी आसपास के जो लोग हैं उसको जान सकें। इसलिए अपन उसका नामकरण करते हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों ने भी एक नामकरण की पद्धति बनाई, जिसमें जितने भी जंतु थे, जीव थे, उनका एक नामकरण किया गया। अब वो नामकरण किस प्रकार किया गया, मेथड कैसे हैं, वो अपन उसमें आगे चलते हैं। अब विधि में अपन देखते हैं प्रत्येक जीव के नाम में 2 शब्द होते हैं। जैसे अपन गोरिया, गोरिया क्या है, गोरिया आप देखते हो आपकी जो चिड़िया आती है, चिड़कली, उसको अपन पेशर डाइमेस्टियस के नाम से जानते हैं। जिसमें जो फर्स्ट नाम होता है उसको जो उसका वंश है, और दूसरा जो नाम लिखते हैं अपन वो उसका अपन जाति लिखते हैं। ये देखो, सॉरी, ऊपर एक लाइन छोड़ दी अपन ने। नामकरण में कैरोलस लीनियस की द्विनाम पद्धति का उपयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो अपन नोमेनकल्चर करते हैं उसके अंदर अपन कौन सी मेथड यूज करते हैं, उसके अंदर अपन द्विनाम पद्धति को अपन यूज करते हैं, जो कि कैरोलस लीनियस ने दी थी। जिसकी बुक कौन सी थी, याद करो, सिस्टेमा नेचुरी उसकी बुक थी। अब अपन आगे चलते हैं। देखो मेथड, और आगे मेथड है। अब इसमें लिखा हुआ है शेर, पेंथेरा लिया, जिसके अंदर अपन फर्स्ट जो वंश का नाम लिखते हैं उसका जो पहला अक्षर होता है वो अपन को कैपिटल में लिखना होता है। हमेशा याद रखिए, वो पहला जो अक्षर होता है वो किस में लिखोगे, कैपिटल में। और जो सेकंड, और जो अपन जाति का नाम लिखते हैं वो स्मॉल लेटर में, किस में लिखना है, छोटे शब्दों में वो नाम लिखना है। कुछ जंतुओं के नाम वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर भी रखे जाते हैं। जैसे कि किसी वैज्ञानिक ने किसी जंतु का नाम रखा तो उसके सम्मान में उस जंतु का नाम उस वैज्ञानिक के नाम के आधार पर अपन रख देते हैं। जिसमें मैंने इस उदाहरण भी दिया है, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म का नामकरण एच फ्रेंड ने किया था। किसने किया था, वैज्ञानिक एच फ्रेंड ने किया था। इसलिए इसका नाम ल्यूमेरिकस फ्रेंडी मतलब इसके नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया है। अब अपन देखते हैं जो ट्राइनोमेनोमेनक्लेचर, इसके अंदर अपन देखते हैं जो 3 नामों की जो पद्धति होती है वो हम देखते हैं। देखो, इसमें मैंने उदाहरण दिया है भारतीय वर्मी कोय का नाम। जैसे इंडियन की बात करते हैं तो इंडियन के अंदर तीन इधर लिखे गए हैं और बर्मी में भी 3 लिखे गए हैं। जिसके अंदर आप शुरू के जो 2 नाम है वो समान है, तीसरा नाम है वो अलग अलग है, जो कि अपने भारत में जो उपजाति है उसका नाम लिखा गया है, और बर्मी के अंदर क्या उपजाति है उसका वो नाम लिखा गया है। क्योंकि जैसा एडप्टेशन होता है वैसे वैसे अलग जंतु अपने अंदर परिवर्तन कर लेते हैं, इसलिए उनकी उपजाति का नाम अलग अलग रखा जाता है। इसलिए अब ट्राइनोमेनक्लेचर देखते हो तो इसके अंदर 3 नाम लिखे जाते हैं, जिसमें तीसरा नाम उपजाति का होता है। किसी विशेष स्थान में रहने के लिए उसका जो वहाँ का जो नाम होता है वो तीसरा नाम लिखा जाता है। अब ये है कि इसके नियम क्या है नोमेनक्लेचर के, आप किस प्रकार उनको लिख सकते हो। जो द्विनाम पद्धति दी गई है उनको किस प्रकार से हम लिखते हैं, नियम क्या है, तो अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। 1901 में अंतर्राष्ट्रीय जंतु विज्ञान कांग्रेस के तत्वाधान में जंतु जातियों के नामकरण हेतु लीनियस की द्विनाम पद्धति को मान्यता दी गई है, जिसके प्रमुख नियम निम्नानुसार है। जिसमें हम कुछ नियम देखते हैं, जिसमें द्विनाम या त्रिनाम पद्धति होनी चाहिए। या तो द्विनाम से आप उपयोग कर सकते हो या त्रिनाम, जिसमें तीसरे में आप उपजाति लिख सकते हो, और 2 के अंदर आप पहला वंश का और दूसरा जाति का नाम लिख सकते हो।
दूसरा है इसमें जाति का नाम लैटिन भाषा में लिखा जाना चाहिए। इसका नाम कौन सी भाषा में लिखना चाहिए? लैटिन भाषा में। ये छोटे छोटे रूल है जो आप याद कर सकते हो आसानी से और दिमाग में सेट भी हो जाएंगे। वंश कैपिटल, जाति स्मॉल लेटर, ठीक है, समझ गए। किसी जाति का नाम भिन्न भिन्न वैज्ञानिक रख दे तो सर्वप्रथम प्रकाशित नाम ही मान्य होगा। जैसे कि किसी जाति है, कोई जाति है, उसका नाम अगर 2 वैज्ञानिक रख दे, जिसमें से जिस वैज्ञानिक ने पहले जो नाम रखा है वही नाम मान्य होगा। और वैज्ञानिक नाम तिरछे अक्षरों में होना चाहिए। जो आप साइंटिफिक नाम लिखते हो वो कैसे होना चाहिए? थोड़े इटालियन तिरछे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। अब अपन आगे चलते हैं। पहला चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, नॉर्मल, लेकिन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसकी ब्रांच कंप्लीट नहीं हुई है। एक तरीके से देखें कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर जो पहला चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है। और अब दूसरे की ओर अपन चलते हैं। पंच जगत संकल्पना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले ये आता है कि 5 जगत संकल्पना किसने दी थी, ये आपको आना चाहिए। वी टेकर ने, अपन ने अभी जब फर्स्ट पेज शुरू हुआ था नोट्स का तो उसमें अपन ने पढ़ा था, वी टेकर ने पंच जगत संकल्पना दी थी। अब इसमें मैंने छोटे छोटे नोट्स के अंदर इसको भी एक पेज के अंदर छोटे छोटे के अंदर लिख दिया है, जिसमें आप देख सकते हो कि मोनेरा जगत की स्थापना किसने की। सबसे जो पहला पंचजगत संकल्पना के अंदर पहला जो संघ आता है वो है मोनेरा। मोनेरा की खोज किसने की थी या फिर स्थापना किसने की थी? अर्नेस्ट हैकल ने 1894 के अंदर मोनेरा जगत की स्थापना की थी। और अपन दूसरा देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। दूसरा कौन सा है? प्रोटिस्टा। उसकी स्थापना किसने की थी? उसी की स्थापना भी अर्नेस्ट हैकल ने ही की थी, वो 1868 में की थी। वी टेकर ने 1967 में पंचजगत संकल्पना की प्रस्तावना रखी थी। वर्गीकरण के मुख्य 3 आधार थे। जो वी टेकर ने 5 जगत संकल्पना दी थी उसके मुख्य 3 आधार थे कि किन कैरेक्टर के आधार पर उन्होंने ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वो किन कैरेक्टर के आधार पर कर रहे हैं, जिनमें मुख्य 3 कैरेक्टर थे, जिसमें से कोशिका का प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होना। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है? प्रोकैरियोटिक मतलब प्रीमिटिव मतलब आद्य प्रकार की, पुरानी प्रकार की कोशिकाएं, जिसके अंदर केंद्रक की ओर चारों ओर भित्ति नहीं है, कोशिकांग नहीं पाए जा रहे हैं, वो प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब विकसित, सुविकसित कोशिकाएं, जिसके अंदर सुविकसित केंद्रक हो, जिसके चारों तरफ कोशिका झिल्ली हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, लाइसोसोम हो, सारे कोशिकांग जिसके अंदर प्रेजेंट हो, वो होती है यूकैरियोटिक कोशिका। उसके आधार पर इन्होंने पहला कैरेक्टर बताया कि वर्गीकरण का पहला जो आधार है वो है कोशिका का प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होना। दूसरे की बात करें तो जीव एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय। जीव में एक कोशिका से पूरा अंग तंत्र काम कर रहा है, मतलब पूरी बॉडी एक कोशिका से काम कर रही है, या फिर सारी कोशिकाएं मिलकर अलग अलग काम को कर रही है। और तीसरा जो है वो है पोषण विधि। पोषण मतलब वो किस प्रकार से खाना प्राप्त कर रहे हैं, तो प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण या अंतर्ग्रहण किस आधार पर वो अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। 3 उन्होंने मुख्य आधार बताए थे। जो पहला है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, दूसरा है एक कोशिकीय बहुकोशिकीय, तीसरे की बात करें तो अपन पोषण मतलब किस प्रकार से वो भोजन ग्रहण करते हैं। अब अपन देखते हैं कि 5 जगत कौन कौन से हैं। पहला जगत आता है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। जंतु में हम आते हैं। अपन सबसे पहले देखते हैं मोनेरा का। आप इसमें तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हो, लेकिन अपन एक पर्टिकुलर रूप में मोनेरा पढ़ते हैं। देखिए मोनेरा में क्या है, प्रोकैरियोटिक, ये कैसी कोशिकाएं हैं? अपन ने पहला आधार देखा जिसमें बताया गया है कि कोशिका प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक कौन सी कोशिका होती है। तो अपन मोनेरा में देखते हैं कि उसके अंदर प्रोकैरियोटिक टाइप की। प्रोकैरियोटिक नाम आते हैं, आप समझ गए कि पुराने प्रकार की कोशिकाएं, जिसके अंदर केंद्रक सुविकसित नहीं हुआ है और जिसके अंदर कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। ये पहला कैरेक्टर ही आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगा। अब इसमें लिखा हुआ प्रोकैरियोटिक और एक कोशिका कैसा होता है? यूनिसेलुलर, जिसके अंदर सिर्फ एक कोशिका हो और प्रमुख कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। और अब अपन गमन की बात करते हैं। गमन मतलब कि वो कैसे चलता है, तो इसके अंदर गमन कुछ जंतुओं में गमन पाया जाता है, जिसमें वो कसाब के द्वारा गमन करते हैं। वो कसाब के द्वारा गमन करते हैं, जिसमें कसाब अगर किसी जंतु में प्रेजेंट है, मोनेरा के किसी जंतु में अगर कसाब फ्लैजिला अगर प्रेजेंट है तो उसमें 9+2 की व्यवस्था नहीं होती। अपन आगे पढ़ेंगे 9+2 की व्यवस्था क्या होती है। अब अपन देखते हैं पोषण। पोषण अभी अपने पढ़ा कि वो भोजन कैसे ग्रहण करता है। तो मोनेरा में कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे वो क्या कर लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण। दूसरा क्या है? दूसरा उनके पास एक उपाय है, जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, वो क्या करते हैं? अवशोषण कर लेते हैं। अब अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में इनमें मुख्यतः जो जनन होता है वो अलैंगिक प्रकार का होता है, और दूसरा है लैंगिक। कभी कभी कुछ जंतुओं में लैंगिक होता है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा मुख्यतः अगर बात करें तो अलैंगिक होता है। आप लैंगिक मत लिखना, सिर्फ अलैंगिक ही होता है।
उदाहरण की बात करें, उदाहरण में आता है आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। अगर आपको पूछ ले मोनेरा के अंदर कौन सा जो एल्गी है वो प्रकाश संश्लेषण करता है, वो है ब्लू ग्रीन एल्गी। पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा भी मोनेरा के अंतर्गत आते हैं, जिससे बहुत सारे रोग भी होते हैं, पौधों में रोग होते हैं, अपने मनुष्य के अंदर भी रोग होते हैं। अब दूसरे प्रोटिस्टा की बात करते हैं, तो प्रोटिस्टा कैसी कोशिका है, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक नाम आते हैं, आप समझ गए कि वो एक विकसित कोशिकांग है, जिसके अंदर विकसित कोशिकाएं हैं और प्रमुख जो कोशिकांग है वो उपस्थित है। अब इसमें देखिए आपको कोशिका अंगक पाए जाते हैं, कभी कभी प्लाज्मिड भी पाए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ विशेष प्रकार के जंतुओं में प्लाज्मिड भी पाए जाते हैं। अब गमन की बात करते हैं, गमन एब्सेंट होता है, ज़्यादातर मुख्यतः गमन नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ कुछ जंतु जो अपवाद के रूप में होते हैं उनमें पक्षाम भी होते हैं, कशाब भी होते हैं और कूटपाद भी होते हैं। अगर कशाब होते हैं, कसाब 9+2 की व्यवस्था दर्शाएंगे, जो कि मोनेरा के अंदर 9+2 की व्यवस्था नहीं दर्शा रहे थे। आपने इस तरीके से तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हो। पोषण की बात करते हैं, तो पोषण इनमें तीनों प्रकार का पोषण पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण भी होता है, परापोषण भी होता है और अवशोषण भी होता है। जनन में दोनों प्रकार के जनन, लेकिन मुख्यतः आप अलैंगिक जनन ही पढ़ोगे, जिनमें ज़्यादातर जंतुओं में 80% जंतुओं में अलैंगिक पाया जाता है, लेकिन कुछ कुछ 20% के अंदर आप लैंगिक जनन भी देखोगे। इसके उदाहरण में अपन बात करते हैं, तो डाइटम, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना। यूग्लिना के अंदर आपको याद रखना है, यूग्लिना में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। यूग्लिना के अंदर प्लाज्मिड पाए जाते हैं, अपन ने पढ़ा कभी कभी प्लाज्मिड पाए जाते हैं, वो यूग्लिना के अंदर प्लाज्मिड पाए जाते हैं। प्रोटोजोन्स भी प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। अब अपन पढ़ते हैं कवक। कवक होते हैं बहुकोशिकीय। अपन ने पहले देखा एक कोशिकीय आ रहे थे, जो मोनेरा थे एक कोशिकीय थे, और अब कवक आए हैं बहुकोशिकीय, जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। कोशिका भित्ति इनमें पाई जाती है, प्लाज्मिड इनमें नहीं पाए जाते हैं। गमन इनमें अनुपस्थित होता है। आप देखते हो कि अपने घर के आसपास में जब वर्षा होती है, बारिश होती है, तब सफ़ेद रंग का एक पौधा उग जाता है, सफ़ेद सफ़ेद रंग का होता है, जिसको हम आम भाषा में, मारवाड़ी भाषा में छतरी छतरी कहते हैं, है ना, जिसको हिंदी भाषा में छत्र के नाम से जाना जाता है। इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। और इनके अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें तो अलैंगिक और लैंगिक दोनों पाए जाते हैं, लेकिन जो पहला नाम लिखा हुआ है अलैंगिक, वो मुख्यतः पाया जाता है। तो कवक की बात कर रहे थे, कवक कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय। अपन ने इतनी देर एक कोशिकीय की बात कर रहे थे, मोनेरा एक कोशिकीय होता है, अब कवक बहुकोशिकीय हो गया। और यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं, कोशिका भित्ति इनमें पाई जाती है, प्लाज्मिड इनमें एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते। प्लाज्मिड एब्सेंट मतलब प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे। और गमन इनमें अनुपस्थित होता है, एक जगह लग जाते हैं। जैसे कि आप देखते हो जब बारिश होती है, तो बारिश के अंदर आप खेतों में, घरों के आसपास में सफ़ेद रंग का एक पादप देखते हो, छोटा सा एकदम, लगभग 5-7 सेंटीमीटर का होता है, सफ़ेद रंग का होता है, छतरी के रूप में, अपन छतरी भी कहते हैं जिसको, वो उग जाता है। उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वो अवशोषण करता है। और भी देखो, रस्ट है, ईस्ट लाइकेन, छत्र, ये सारे इसके उदाहरण है। अलैंगिक इनमें मुख्यतः जनन होता है, आप इसमें पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके भी आराम से पढ़ सकते हो, नॉर्मल भाषा में लिखे हुए हैं। अब चौथे की बात करें, चौथा जगत कौन सा आता है, वो आता है पादप जगत। पादप जगत कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक प्रकार की इनमें कोशिकाएं पाई जाती हैं, प्लाज्मिड इनमें प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड से ये क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं अपना, क्लोरोफिल के माध्यम से ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जड़ इनमें पाई जाती है स्तपांग अंग के रूप में, कि जो इनको स्थापित कर दे, एक जगह पे स्थापित कर देते हैं जड़। इनमें गमन नहीं पाया जाता, एक ही जगह स्टेबल रहते हैं। आप देखते हो पौधे एक ही जगह रहते हैं। पोषण कैसा होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। जनन कैसा होता है, इनमें अलैंगिक प्रकार का होता है, लैंगिक भी होता है। उदाहरण में आप पादप, अपने आसपास के पेड़ पौधों को आप आराम से देख सकते हो। अब आ रही है जंतु के बाद। जंतु मतलब आप अपने ऊपर बल लेके पढ़ सकते हो, अपने आसपास जो जंतु पाए जा रहे हैं उनमें से आप देख सकते हो। अब देखते हैं जंतु कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं, अपने अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। आप देखोगे कि आपने अपने हाथ को गौर से देखी, अपने हाथ के ऊपर आपको एक पतली सी लेयर दिखेगी, चमड़ी, जिसको आप चमड़ी कहते हो। ये जो चमड़ी होती है, ये कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये काफ़ी जने सोचते हैं कि ये कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है, कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है। पादपों और जंतुओं में ये मुख्य अंतर का आधार होता है कि इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है पादपों में, जबकि जंतुओं के अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, पादप झिल्ली, सॉरी, क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है जंतुओं के अंदर।
गमन के लिए पेशियाँ पाई जाती है, अपने अपन पैरों से चलते हैं, पेशियों से चलते हैं। पोषण इनमें विषमपोषी प्रकार का होता है, जिसे अपन दूसरों से प्राप्त करते हैं तो वो कैसे हो गया, विषमपोषी। इनमें अपन में मुख्यतः जनन की बात करते हैं तो कैसा होता है, लैंगिक जनन। जंतुओं में मुख्य जनन कौन सा है, लैंगिक जनन। और इसके उदाहरण के अंदर प्रोटोजोआ को छोड़ के सभी जंतुओं के अंतर्गत आते हैं। अब अपन बात करते हैं संरचनात्मक संगठन के स्तर। जैसे कि अपन बहुत सारे जंतु देखते हैं, बैक्टीरिया हो गए। बैक्टीरिया में किस प्रकार की संरचना पाई जाती है, उनमें कोशिकाएं पाई जाती है, उत्तक पाए जाते हैं, या फिर टिश्यू ऑर्गन, या फिर किस प्रकार के सिस्टम, जैसे कि तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, कैसे तंत्र पाए जाते हैं, वो चीज़ें अपन पढ़ेंगे। 5 प्रकार के अपन संरचनात्मक संगठन पढ़ेंगे, जिसमें अपनी बात करें सबसे पहले हम अपन से जोड़ के अगर बात करें तो अपने अंदर आपको पता है अपने हाथ है, पैर है, आंखें हैं, ये सब क्या है, अंग है। क्या है ये, ऑर्गन है। और अपने शरीर के अंदर क्या है, तंत्रिका तंत्र है, श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, ये चीज़ें क्या होगी, सिस्टम। ये क्या हो गया, सिस्टम। अपन इसमें 5वें नंबर की बात करें तो अंग तंत्र संरचनात्मक संगठन है, जिसके अंदर अपने अंग भी है और सिस्टम भी है। मैंने शुरू में ये इसलिए स्टार्ट किया कि अपन खुद को लेके आगे चलते हैं जूलॉजी में या फिर बॉटनी में, तो फिर मैंने 5वें नंबर से इसको आपको समझाने के लिए स्टार्ट किया। अपन शुरू से स्टार्ट करते हैं। जीवद्रव्य संरचनात्मक संगठन। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। संपूर्ण देह एक ही कोशिका से निर्मित, जो इसकी बॉडी होती है वो सिर्फ एक ही कोशिका से बनी हुई होती है। और जितने भी कार्य होते हैं बॉडी के, जितने भी पाचन के, उत्सर्जन के, ग्रहण के, भोजन ग्रहण के जितने भी कार्य होते हैं वो सब एक ही कोशिका के द्वारा होते हैं। उसको अपन कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक। जो किस में आते हैं, प्रोटोजोआ के जो जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक होते हैं, जिसमें सिर्फ यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय या फिर अकोशिकीय, जिनमें सिर्फ कोशिका द्रव्य पूरे शरीर के अंदर भरा रहता है, एक ही कोशिका काम करती है। वो किस में आएंगे, प्रोटोजोआ में आएंगे। प्रोटोजोआ के जो जंतु होते हैं वो जीवद्रव्य संरचनात्मक संगठन होता है। अब अपन बात करते हैं सेलुलर ग्रेड की, कोशिकीय संरचनात्मक संगठन, जिसके अंदर क्या पाई जाएंगी, कोशिकाएं बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, लेकिन सिर्फ कोशिकाएं होंगी, ये आपको याद रखना है। कोशिकाओं से टिश्यू मतलब उत्तक नहीं बनेंगे। कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, उत्तक। लेकिन इन प्रकार के जंतुओं में वो उत्तक नहीं बनते हैं। ये कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय प्राणी, बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाएं एक समान नहीं होती, कोशिकाएं उत्तक नहीं बनाती है। ये होते हैं पोरीफेरा के जंतु सेलुलर ग्रेड में आते हैं। अब अपन तीसरे की बात करते हैं। तो अब क्या, सेल आपस में मिलकर, जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट हुआ तो सेल आपस में मिलकर क्या बनाया, टिश्यू बनाया। तो अब टिश्यू का अपन पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, कोशिकाओं का स्थायी विभेदन, कोशिकाएं विभेदित होती हैं और क्या बनते हैं, उत्तक निर्माण की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। लेकिन उत्तकों से अंग नहीं बनते हैं, याद रखना। उत्तकों से नेत्र, वेत्र, हाथ, पैर, ये चीज़ें पूरी संपूर्ण रूप से विकसित नहीं होगी। इसमें हम देखेंगे तंत्रिका जाल बनता है। सिलेंट्रेटा के जो प्राणी हैं वो सेल टिश्यू ग्रेड के अंतर्गत आते हैं। अपन चौथे नंबर की बात करें तो टिश्यू ऑर्गन ग्रेड, मतलब जिसके अंदर उत्तक के बाद में अब क्या बन रहे हैं, अब बन रहे हैं ऑर्गन। उत्तक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अंग निर्माण। ये देखिए अंग निर्माण मैंने लिखा है, जैसे जनन अंग, नेत्र, सूंड, आंत्र, ये सारी चीज़ें अंग में परिवर्तित हो जाती है। इसमें उदाहरण में आता है प्लेटीहेलम्थीज। क्या आता है, प्लेटीहेलम्थीज। 5वें नंबर की अपन बात करें तो अपन ने पहले भी स्टार्टिंग में इसी से शुरुआत की थी। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड के अंदर अंग भी बनते हैं और सिस्टम भी बनते हैं। हर एक चीज़ को मतलब काम करने के लिए एक अलग सिस्टम काम करता है। जैसे पाचन तंत्र, अपन ने कुछ खाया तो उसको पचाने के लिए एक सिस्टम काम करता है। श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, ये सारी चीज़ें तंत्र में आ जाती है। जैसे इसके उदाहरण में अपन को ऐसे याद रखना है, एस्केहेलम्थीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकोडर्टा, कोर्डेटा, ये इसके अंदर उदाहरण हो गए। अब आपको कोई पूछे कि पोरीफेरा समूह के जो जंतु होते हैं किस प्रकार के संरचनात्मक संगठन में आते हैं, तो अपन जानते हैं पोरीफेरा के जो जंतु होते हैं सिर्फ उनमें कोशिकाएं ही पाई जाती है, वो कोशिकीय प्राणी होती है। कोशिकाएं आपस में मिलकर उत्तक नहीं बनाती है, इसलिए वो सेलुलर ग्रेड के अंतर्गत आएंगे। तो आज के अपने लगभग जो अपन ने टेक्सोनॉमी स्टार्ट किया था उसका एक आउटलाइन तैयार हो गई है। लगभग आधे घंटे में अपन ने 3 चैप्टर बीएससी पार्ट फर्स्ट के कंप्लीट कर लिए हैं और ये चीज़ें सेम टू सेम ही एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी, कोई अलग नहीं है, आप पढ़ सकते हो। तो अपन अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।